देश के सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनोज। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए जनरेशन ज़ेन के आंदोलन को देखते ही कोली लोकतंत्र को कुचल दिया। लगातार तीसरे दिन युवाओं का हिंसक प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, काठमांडू छोड़ दिया है, सेना ने पूरे नेपाल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन बावजूद इसके कई हिस्सों में हिंसा और आगजनी लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं। संसद को फूंक दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार की शाम सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया। आंदोलन की शुरुआत युवाओं ने की। ठीक ऐसे ही पिछले साल बांग्लादेश में भी युवाओं ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, जो कि हिंसक होते हुए शेख हसीना के तख्ता पलट पर खत्म हुआ। विदेशी ताकतों ने छात्रों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। 2022 में श्रीलंका में भी महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का अंत सरकार के गिरने से हुआ। तो क्या नेपाल के युवा भी विदेशी साजिश के शिकार हो रहे हैं? क्या नेपाल को अस्थिर कर विदेशी ताकतें अपना हित साध रही हैं? चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, भारत की सीमा से लगे इन तीनों मुल्क की राजनीतिक अस्थिरता ने भारत की सुरक्षा फिक्र को बढ़ा दिया है। वजह अंतरिम सरकारों का रवैया और भारत विरोधी नीति। श्रीलंका और बांग्लादेश में हुई बगावत और उसके बाद सत्ता संभालने वालों का मिजाज तो कुछ ऐसा ही रहा है। ऐसे में क्या नेपाल की अंतरिम सरकार भी इसी ढर्रे पर आगे बढ़ेगी? ये सवाल भारत के सामने मुंह बाई खड़ा है। नेपाल में जिस तरह जेनजी ने आंदोलन को धार दी और वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका, सत्ताधीशों पर हमला किया, सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और अब सरकार में जेनजी की निर्णायक भूमिका की संभावना दिख रही है। वो ये भी बताता है कि हो ना हो, ये आंदोलन सिर्फ नेपाल के युवाओं या फिर इसके मुख्य चेहरे बालन शाह की अपील पर ही इस अंजाम तक पहुंच सका है। चलिए पहले इस आंदोलन की मुख्य वजह देख लेते हैं। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी सोशल साइट्स बंद की, युवाओं की कमाई घटी। 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बदले, शेर बहादुर देवबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड, केपी शर्मा ओली। बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा, 20% के पास आधी से ज्यादा संपत्ति। कभी अमेरिका, कभी चीन के दबाव में झूलती विदेश नीति, नेताओं के रिश्तेदारों को अहम पद पर तैनाती, बच्चों की लग्जरी लाइफ, लिपुलेख विवाद और चीन से नजदीकी, रिश्ते बिगड़ने से आर्थिक दबाव पड़ा, इससे युवाओं में बेचैनी। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन्होंने नेपाल के लोगों और खासकर जेनजी में जोश भर दिया। नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन की दिशा बदली और ये सत्ता बदलने की तरफ बढ़ गई। आज की तारीख में देश के बड़े नेता या तो पीटे जा चुके हैं या देश छोड़ चुके हैं। सवाल और दुनिया को परेशान कर रहा है वो था ओली सरकार पर चीन का बढ़ता प्रभाव। क्योंकि ओली सरकार ने जब सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो ज्यादातर अमेरिका बेस्ड कंपनियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो गए, लेकिन चीनी ऐप टिकटॉक चलता रहा। इसके बाद जो आंदोलन हुआ उसने पूरी कहानी ही बदल दी। यही वजह है कि इस आंदोलन को लेकर एक आशंका ये भी है कि कहीं चीन और अमेरिकी हितों के टकराव में नेपाल नया टूल तो नहीं बन गया। चीन की बढ़ती बादशाहत रोकने की खातिर पीछे के रास्ते से जेनजी और यहाँ की सियासी आग को भड़काया गया हो, क्योंकि नेपाल हमेशा से एक खामोश मुल्क रहा है। ये सच है कि चीन और भारत का वो पड़ोसी है, लेकिन रिश्तों में संतुलन बनाए रखा, बल्कि कई लिहाज से भारत से रिश्ते उसके बेहतर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नेपाल में पहले राजशाही फिर लोकतंत्र को खत्म किया गया है, उससे इतना तो समझ आ रहा है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह नेपाल भी एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ चला है, जिसमें लोकतंत्र महफूज रहेगा या नहीं, ये भविष्य का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है?
देश का सवाल है कि क्या नेपाल में युवाओं के आंदोलन ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है? देश का सवाल है कि ये युवाओं की आड़ में विदेशी ताकतें हिंसा और आगजनी में शामिल हैं। देश का सवाल है कि नेपाल का कंट्रोल अब सेना के हाथों में है। फिर हिंसा आखिर क्यों हो रही है? और देश का सवाल है कि संसद और सुप्रीम कोर्ट जलाना क्या लोकतंत्र को कुचलना नहीं है? विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती जो कि पूर्व डिप्लोमेट हैं मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब जो कि विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड होमनाथ दबाड़ी, रक्षा विशेषज्ञ नेपाल, मेरे साथ मौजूद है। मैं सबसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं होमनाथ जी के पास चलूंगा। होमनाथ जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करूंगा कि फिलहाल नेपाल के हालत कैसे है? सेना बातचीत करने का प्रयास कर रही है, कर्फ्यू अभी हटा नहीं है, तमाम जो पुराने सरकार में और वर्तमान की सरकार में मौजूद लोग हैं उनकी जान को खतरा बना हुआ है, वो देश छोड़कर भाग रहे हैं, काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और इनके बीच जो तमाम तरह की परिस्थितियां हैं, एक युवाओं की फौज है जो नेपाल को एक नए नेपाल को तौर पर देखती है और बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह वो अब युवाओं का रोल मॉडल बन चुके हैं। इन तमाम परिस्थितियों के इर्द गिर्द अभी नेपाल कहां है, हम आपसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन सर जी। and then I'm getting this good opportunity to join with you in this very talking in this present context of the Nepal. जी। If we talk of the today and then at this moment, the Nepal, the present context is very peace, very the normal. We don't have any problem here at Kathmandu. Yes, there is a curfew is going on because all the people who had just this frustration with the government, and then some others group, those have different types of interest into them. We need to control it in this context. So the that purpose only. दवाड़ी साहब, मेरा एक निवेदन है क्योंकि आपको हिंदी भी बहुत अच्छी आती है, अगर आप हिंदी में बताएं तो हमारे दर्शक I try my best to प्लीज आप कोशिश करें। ज्यादातर हमारे दर्शक हिंदी के। जी, हिंदी is very weak for me. I'll कोशिश कर सकते हैं, मिक्स भी बोल सकते हैं। जी, very weak Hindi. I can understand, but I cannot speak Hindi because please. Even I cannot. Okay, continue, please continue. Give the good pronunciation. Okay, the present situation is very peace, very normal, but I don't think this situation will be continued after 2 hours or tomorrow. If the things is going in the the types of what style, if something is wrong, and then this Gen Z group will be, if they are frustrated with these situations and the talk, there might be some problem. So there is a curfew there. So in present situation, Nepalese people are enjoying, and we don't have any problem throughout the country except few incident outside the capital. Sure. जी, संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद है। संजीव जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहूँगा क्योंकि हमने जो पैकेज बनाया, जो खबर ली है, उसमें एक चिंता ये भी है कि भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं उन देशों में एक मोडस ऑपरेंडी आंदोलन की, वहाँ के संघर्ष की, वहाँ के तख्ता पलट की, वहाँ के सरकारों के जाने की, वहाँ के राजनेताओं की हत्या करने की, हमला करने की, देश से भगाने की करीब एक ही मोडस ऑपरेंडी है। श्रीलंका की आप बात देखें, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन हुआ, 2022 में तख्ता पलट हो गया। वहाँ के तमाम जो राजनीति से जुड़े हुए, सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं उनको भागना पड़ा, परेशान होना पड़ा। आपने बांग्लादेश में देखा, शेख हसीना एक जरा सा आंदोलन जो कि आरक्षण से शुरू हुआ, वो भी छात्र आंदोलन था, उसके बाद तख्ता पलट होगा, शेख हसीना को जाना पड़ा वरना उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती। और अब नेपाल की स्थिति है, केवल सोशल मीडिया को बैन करना, एक छोटे से भ्रष्टाचार की बात करना और पूरे नेपाल में आग लग जाना और ये बताया जा रहा कि नेपाल की जो परिस्थितियां हैं, जिस आंदोलन को हवा देने का काम कर रहा है या लीड देने का काम कर रहा है वहाँ का मेयर है बालेन शाह, जो कि भारत हितैषी नहीं है, भारत विरोधी संकेत अक्सर देता रहता है।
तो ये जो परिस्थितियां भारत के इर्द गिर्द के देशों की, ये क्या सहज हैं या इसके पीछे कुछ है? मनोज जी, बेहद बेहद महत्वपूर्ण आपने ये प्रश्न उठाया है और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भारत के नेबरहुड में, स्मॉलर नेबरहुड में ये जो स्थितियां हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं और ये संयोग नहीं है, ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है। इसके पीछे गहरी जो प्लानिंग, गहरी साजिश स्पष्ट रूप से दिखती है। जैसा कि आपने बांग्लादेश के संदर्भ में देखा था कि बांग्लादेश में ये जो घटनाक्रम सामने आए थे, उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर ही स्थितियां क्लियर होना शुरू हो गई कि किस तरीके से वहाँ पर कट्टरपंथियों ने और पाकिस्तान के डीप स्टेट ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डीप स्टेट ने भी इन सारी स्थितियों को वहाँ पर बिगाड़ने में अपनी भूमिका निभाई थी। और उसी तरीके से जो म्यांमार में जो स्थितियाँ हैं वहाँ पर एक लोकतंत्र आया था और उस लोकतंत्र को जाहिर है कि उसके बाद एक सैनिक तख्ता पलट के माध्यम से फिर से सैनिक शासन वहाँ स्थापित हो गया और उसके पीछे भी जाहिर है कि वहाँ पे जो सेना के जो शासक हैं और उनका जो चाइना के साथ जो कनेक्शन है उसका भी अपना योगदान रहा। उसी तरीके से श्रीलंका की जो स्थितियाँ थी वहाँ पर चाइना के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा लोन और उसको रीपे न कर पाने की वजह से और अनेक श्रीलंका के नेताओं के द्वारा, राजपक्षा के द्वारा अनेक गलत निर्णयों की वजह से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इत्यादि को लेकर के जो ब्लंडर्स किए गए, तो जाहिर है कि उसको लेकर के वहाँ पर एक व्यापक असंतोष था, वो सामने आया। और उसमें भी जाहिर है कि चाइना का जो एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट उसमें वहाँ पर भी दिखा। और नेपाल में भी जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उस घटनाक्रम के पीछे बड़ी शक्तियां शामिल हो सकती हैं। अभी जैसे जैसे अभी थोड़ा और समय बीतेगा और भी स्थितियां स्पष्ट होंगी, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये बहुत स्पष्ट है कि 2 दिन पहले आप चाइना से यात्रा करके आते हैं और उसके बाद पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन कर देना सोशल मीडिया पर, लोगों के अंदर के जो असंतोष को, उनके रोष को, उनके ग्रीवांसेस को, उनके द्वारा जो बेरोजगारी का जो संकट वो फेस कर रहे थे, जेनजी फेस कर रहा था, जो वहाँ पर भ्रष्टाचार का जो बड़ा संकट है, पुअर गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, उसको आपने एड्रेस करने की कोशिश नहीं की, बल्कि और इसलिए ये तस्वीर निकल कर आ गई, उसके संकेत भी दिखाई दिए। पूर्व डिप्लोमेट रंजन जी मेरे साथ मौजूद हैं, पिनाक रंजन चक्रवर्ती। सर, एक बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो सवाल मैंने अभी पूछा संजीव जी से उसका जवाब उन्होंने देने की कोशिश की। बहुत सारे देशों की डिप्लोमेसी, भारत की डिप्लोमेसी, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहुत बेहतर तरीके से आपने इसको जिया है। आपसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि नेपाल में जो कुछ घटा है यह सहज है या फिर कोई है जो इसके पीछे? देखिए, जैसे संजीव जी ने कहा कि बहुत सारी पॉइंट्स उन्होंने बताई, तो मैं समझता हूं वो सारे पॉइंट्स का ये जो सिचुएशन है इसमें मिश्रण है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्पॉन्टेनियस लगता है पर इसके पीछे प्लानिंग भी होता है। प्लानिंग क्योंकि हमने बांग्लादेश के संदर्भ में ये देखा था कि वहां प्रोफेसर यूनुस ने पब्लिकली एडमिट किया कि देयर वाज मेटिकुलस प्लानिंग फॉर रेजिम चेंज। तो मुझे लगता है कि शायद इधर भी कोई हाथ हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ एक्सटर्नल हैंड हो। पर मुझे लगता है कि यहां पे जो मिश्रण की बात मैं कर रहा था, इकोनॉमिक ग्रीवांसेस, करप्शन, लैक ऑफ गवर्नेंस, और फिर ये जो पॉलिटिशियंस लोग अपना फ्लॉन्ट कर रहे हैं वेल्थ वगैरह, द ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड, और नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सब जब मिल जाता है तो एक माहौल क्रिएट होता है जिसमें बाहर के लोग भी दखल देते हैं और उसको गाइड करते हैं। और सोशल मीडिया इसका एक इंस्ट्रूमेंट है, वहां से गाइडेंस आता है सोशल मीडिया पर जी। और उसके बाद जैसे हमारी कहावत है कि बहती गंगा में सब लोग हाथ धो लेते हैं, तो उसमें सब लोग घुस जाते हैं, क्योंकि एक पीसफुल
देखिए, प्रोटेस्ट पीसफुल भी हो सकता है जी। पर होता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर पुलिस ने एक आध लोगों को मार दिया, उसके बाद पब्लिक से फायरिंग शुरू हो गया, तो पब्लिक के पास इतने हथियार कैसे आए, कहां से आए, किसने उनको दिया, कैसे प्रिपरेशन किया उन्होंने? बांग्लादेश में भी यही हुआ था कि जब एजिटेशन 40 आवर्स के लिए बंद हो गया था, उसके बाद उन्होंने जो पब्लिक थी फिर वापस आ गई। पब्लिक मतलब ये जमाते इस्लामी जो काडर है वो आई और वो आर्म्ड थी, उन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दिया। एनीवे, वो कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और यहां भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, पर मैं किसी का हाथ बाहर से है या अंदर से है, मैं कोई डिस्काउंट नहीं करूंगा। हमको वो असेसमेंट करना है कि किसका हाथ है या नहीं है। संजीव जी, मैं यहाँ पर यह भी समझने की कोशिश करूंगा, जिसका जिक्र कर रहे थे कि बांग्लादेश में भी 2 घंटे के लिए बंद हो गया, अचानक से फिर पब्लिक निकल कर आ गई, जमात ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया और तमाम वेपन हथियार लेकर लोग सड़कों पर घूमने लगे। मैं यहाँ नेपाल में भी देख रहा था कि कई सारे ऐसे युवा थे, उनके पास ऑटोमेटिक मशीन गन, वेपन, और वो लेकर सड़कों पर घूम रहे थे। आंदोलन होता है, सरकार के खिलाफ होता है, एक लिमिट तक होता है, लेकिन यहां पर आप अगर प्रधानमंत्री निवास पर हमला कर दें, उसके अंदर घुस जाएं, आप संसद के अंदर घुस जाएं, आप तब जितनी भी जो सरकारी इमारतें हैं उन पर कब्जा कर लें, तो ये जो आंदोलन है, क्या इसे आंदोलन कहें या कुछ और? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कभी भी इस तरीके की जी संजीव अराजक स्थितियां पैदा होती हैं तो इसका जो एक्सप्लॉयटेशन, इसका जो एक दुरुपयोग करने वाली जो शक्तियां हैं वो एक्टिव हो जाती है। जैसा कि अभी एम्बेसडर चक्रवर्ती ने सर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इंसाइटफुली बताया कि उस अस्थिरता की स्थितियों का जो एक लाभ है, उसका जो शोषण है, वो अनेक शक्तियां करने की कोशिश करती हैं, और वो शक्तियां आंतरिक भी हो सकती हैं और बाह्य शक्तियां भी होती हैं। आंतरिक शक्तियों में ऐसे जो अराजक जो तत्व हैं, माफिया आपराधिक जो ग्रुप्स हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं और वो उसी सारी स्थितियों में अधिक से अधिक अपने लिए जो भी वो कुछ उनके द्वारा जो वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे किए जा सकते हों वो करने की कोशिश करते हैं और उस पूरी आग को हवा देने का कार्य करते हैं। तो ये जो हथियारों का जो फ्लाउंट करना, इस तरीके की चीज़ों को दिखाना, वो अनेक ऐसे जो इंटरनल जो एलिमेंट्स हैं, अराजक जो तत्व हैं, वो सारे एक्टिव हो करके उसको वो अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं मनोज जी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि नेपाल के अंदर यदि सबसे बड़ा अगर कोई गुनाहगार इस पूरी स्थितियों का है तो वो नेपाल के लोकतंत्र के ऐसे नेता हैं कि जिनको कि नेपाल की जनता ने 2008 के राजतंत्र की समाप्ति के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों को और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी दी थी। और ये जिम्मेदारी चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हो, चाहे वो अन्य राजनीतिक दल हो, सभी पूरा करने में विफल साबित हुए हैं। नेपाल में अभी हाल के समय में जिस तरीके से सरकारें बदलती हैं, क्या ये कोई साधारण स्थिति है? ये तो बड़ी दयनीय स्थिति है कि प्रधानमंत्रियों का इस तरीके से बदले जाना, सत्ता लोलुपता इतनी होना, भ्रष्टाचार इतना होना। जाहिर है कि यदि आप अपनी सत्ता के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए पूरे शासन का अगर दुरुपयोग करेंगे तो आप गवर्नेंस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, वहाँ के लोगों के इश्यूज़ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और जाहिर है कि भ्रष्टाचार का जो संकट है, जो कि ये आंदोलनकारी कह रहे हैं, उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार वहाँ पे दूर होना चाहिए, वहाँ पर बेरोजगारी का जो संकट है दूर होना चाहिए, पुअर जो गवर्नेंस है, जो बहुत ही क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी स्थितियों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापक रिफॉर्म्स की बात अब प्रदर्शनकारी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जेन जी की तरफ से अनेक इस तरीके की बातें की जा रही हैं। तो ये अब देखिए मनोज जी, नेपाल के पास अभी भी समय है। मैं ये कहूँगा सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। नेपाल में लोकतंत्र का जो भविष्य है वो अभी भी सुरक्षित रह सकता है यदि नेपाल की आने वाली जो सरकार है, जो भी वहाँ पर प्रधानमंत्री जो भी टेक ओवर करें, उनको जन जी के साथ
और नेपाल के सभी वर्गों के साथ, सभी जनरेशन्स के लोगों के साथ संवाद स्थापित करना होगा। उनकी अभिव्यक्ति, वो क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसको समझना होगा और उसको एड्रेस करना होगा। जब तक वहाँ पे जो वहाँ के जो शासक हैं वो वहाँ की जनता के भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं मिलने वाला। सोशल मीडिया ने तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, एक साधन प्रोवाइड किया है। जो फ्रांस में अभी आप देख रहे हैं, फ्रांस में भी जो ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट जो चल रहा है, उसमें भी सोशल मीडिया ने अपना एक रोल प्ले किया है। बिल्कुल आपने सही कहा, सोशल मीडिया उस खतरनाक दौर में भी आ गया। और बेसिकली नेपाल में भी जो एक आंदोलन हुआ जिसमें जेन जेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1997 से 2012 के बीच में जो युवा पैदा हुए, उनकी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर निराशा थी। उस निराशा को सोशल मीडिया में बदला गया और नेपाल में इंडोनेशिया और फिलिस्तीन का जो नेपो बेबी कैंपेन है वो ट्रेंड करने लगा। वो ट्रेंड इतना करने लगा कि वहां की सरकार उसे समझ नहीं पाई, वहां का प्रशासन उसे समझ नहीं पाया और एक बड़ी स्थिति बदल गई। चक्रवर्ती जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी से ये पूछने की कोशिश करूंगा। रंजन साहब, एक सवाल मेरा यहां पर ये निकल कर आता है, क्योंकि भारत ने भी शांति की बात की है और चीन ने भी ये कहा है कि नेपाल में शांति होनी चाहिए, शांति जरूरी भी है। लेकिन भारत और नेपाल के संबंध, क्योंकि हाल के दिनों में नेपाल से भारत के खिलाफ संकेत देखे गए हैं, उसका झुकाव चीन की तरफ हुआ है, उसका झुकाव कभी कभी पाकिस्तान की तरफ हो जाता है। तो ये जो स्थिति है, क्या ये भी एक कारण है? देखिए, नेपाल का जो पॉलिटिक्स था, जैसे ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको माना जाता था वो चाइना के बहुत करीब है जी। उसके बाद वो बाकी जो थे वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से आते थे और फिर नेपाली कांग्रेस थी। तो इसी दायरे में सत्ता बदलता था और मुझे लगता था कि ये चीज भी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी कि ये एक म्यूजिकल चेयर बना रखा है उन्होंने जी। 1-1.5 साल एक रहते हैं, फिर दूसरे को हैंडओवर कर देते हैं। तो ये एक बड़ा फिक्स सा मतलब एक लग रहा था ये जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन का। तो ये एक प्रॉब्लम था। वैसे देखिए, बात यह है कि नेपाल में जो भी हो रहा है इसका तो अंत होना होगा, क्योंकि और कैसे अंत होगा, जैसे मुझे लगता है आर्मी एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, वो एक रोल प्ले कर सकता है कि लोगों को शांत करें और जो लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करें। उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बना सकते हैं या जैसा भी बातचीत करें सब लोगों से, और उसके बाद इलेक्शन करवाएं। अगर नई पार्टी उभर के आती है तो अच्छी बात है, उनको सत्ता अगर मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो कई लोग हैं वहां, और अगर ऐसे तत्व हैं जो भारत के खिलाफ बोलते हैं या संकेत देते हैं तो वो ठीक है, अगर वो सत्ता में आते तो उनसे भी हम डील करेंगे। हमने बांग्लादेश में भी ऐसे एंटी इंडियन गवर्नमेंट्स के साथ डील किए हैं। पर बात यह है कि ये जो करीबी हमारे नेबर्स हैं छोटे जी, आपस में जो हम लोगों के ताल्लुकात हैं और जो हमारी इंटरडिपेंडेंसी है, इसको छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकते। हम भी डिपेंड करते हैं कई चीज पे और वो भी डिपेंड करते हैं जी। तो एक तो पॉलिटिकल रेटोरिक होता है और दूसरा जो ग्राउंड रियलिटी होता है। दवाड़ी साहब, जो भी सरकार आए, ग्राउंड रियलिटी को वो भूल नहीं पाएंगे। जी, दवाड़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दवाड़ी साहब, क्योंकि कई सारी खबरें आ रही हैं और अभी भी नेपाल उतना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग नेपाल में फंसे हुए हैं, भारत के खिलाड़ी नेपाल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की एक टीम वहाँ पर गई है, उसमें उपासना है, उसने कहा कि लोग देखते ही मारने के लिए दौड़ रहे हैं। जितने भी टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट भी सुरक्षित नहीं है, उनको भी मारने के लिए दौड़ा जा रहा है। अब चूंकि सरकार है नहीं है, किससे बातचीत की जाए, सेना वहाँ पर है, सेना भी संघर्ष कर रही है। तो अभी की जो स्थिति है, उस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं? क्या सेना ने कंट्रोल पा लिया है? दूसरे देशों के जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित हैं, उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है? क्या उतनी सुरक्षा दी जा रही है, या अभी सामान्य होने में या इंटरिम सरकार बनने में, जैसा कि चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, या फिर वहां पर सेना का रूल लगा दिया जाए, उसमें समय लगेगा? Sir, thank you. First of all, sir,
I don't think so. The way you protect the present situations, I don't think the present situation is not like this. Yes, there is a lots of things happening since 2-3 days. All the foreigners and all the peoples have some fear that I may have something wrong, then I may be attacked by somebody, blah blah blah. But I don't think, sir, we don't have such a situation. What you protect just now. Yes, just because of the Kathmandu airport is closed, the tourist cannot go whenever they want to go. There is the problem. But I have just information now that this evening our airport is also going to be open. After that, every people who wants to exit from this country, they can exit easily, because at the capital, the situation yesterday is totally controlled here. And the outskirts of the city, there is no such a big, huge areas. And then huge protest today also is not going on there. Everywhere, yes, somewhere, a little bit, some types of conflict is there. But the situation of Nepal present is not like what you asked with me. नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत की एक लड़की है जो वॉलीबॉल की टीम को लेकर गई है, उसकी टीम वहां पर है, उसने बाकायदा वीडियो पोस्ट करके ये कहा है कि भाई हमें मारने के लिए दौड़ा गया, हमारा जो होटल है वो जला दिया गया और हमारे लिए ये अभी भी सुरक्षित नहीं है, और इसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करने की बात भी की गई। जी Yes, sir. Yes, it might be the videos from yesterday, sir. Yes, yesterday was that the situation was what exactly was yesterday, because the people who had stayed at the hotel, and then the mob has gone to hotel to fire. At that time, yes, no, I am also looking like an Indian, and then Indian people also looking like Nepalese. At that time, the incident might happen. But present situation is now, sir. That type of situation is not in Kathmandu, and then out situation is controlled. Yes, sir. 100% controlled, sir. 100% controlled, sir. आपको क्या लगता है, अब क्या सेना फिलहाल नेपाल को चलाएगी, या कोई इंटरिम सरकार बनने की कोशिश की जाएगी, या फिर जो नेपाल काठमांडू के जो मेयर हैं वो अब इस कड़ी में आगे निकल कर आएंगे, क्या है? Yes, sir. I just want to tell one thing that, sir, you just said that the Kathmandu mayor is anti-Indian. I don't think so, sir. Yes, some specific issues. Sometimes he said something. It is just that contextual issue, sir. Contextual issue. But I don't think every Nepalese never ever be an anti-Indian. But yes, some context, some situation, everybody will have a conflict in between. Even in my house also, me and my wife will have some conflict. It doesn't mean that we have anti-husband-wife. So what I mean is, sir, what you said about the Balen Shah is not anti-Indian. The way you said. Second, yes, sir. I don't think Nepali army will take over all the time of the country and rule the country, because our tradition is not like that. And then our Nepali army would not brought up like this way to control the country and to dominate the people and then to damage the democracy. So there should be some, either the form of interim government or the form of what it is, other types of government. Yes, दोनों परिस्थितियां हो सकती है। संजीव जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, 5 साल में 3 सरकारें, 2021, 2022 और 2024, और इन सरकारों में भ्रष्टाचार, इन सरकारों में जो नेताओं के अधिकारियों के बच्चे हैं उनकी विलासिता, उनके महंगी घड़ियां, महंगे नेताओं के बड़े बड़े घर, भ्रष्टाचार, 3 बड़े घोटाले, 4 बड़े घोटालों का जिक्र किया जा रहा है जो कि हजारों करोड़ में है, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया का आंदोलन। ये जो संकेत है, चाहे वो बांग्लादेश में हो या फिर नेपाल में हो, और फ्रांस में भी हो रहा है, तमाम दूसरे देशों में भी हो रहा है, आगे आने वाले समय में, क्योंकि आपके देश में बेरोजगारी इतनी है, भ्रष्टाचार इतना, गरीबी और अमीरी का अनुपात इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो वो अनुपात इतना ज्यादा हो रहा है कि आपको अब किसी मिसाइल की, बम की, टैंक की जरूरत नहीं है।
आपका जो युवा है ना, आपको उस देश के युवाओं को भड़काना है, भ्रमित करना है, आपका काम हो जाएगा। तो ये जो चैलेंजेस है, ये जो तस्वीरें हैं, ये हर देश के लिए, चाहे वो भारत हो या कोई दूसरा देश हो, कितनी चिंताजनक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जो आज का जो दौर है, जिसको हम कहते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन को लेकर के वर्तमान समय में एक बहुत ही गहरी डिबेट है कि जो फ्रूट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, जो ग्लोबलाइजेशन का जो एक वायदा किया गया था कि इस प्रक्रिया से सभी का विकास होगा, सभी आगे बढ़ेंगे, क्या वो हो पाया है? जाहिर है कि उसमें अनेक विसंगतियां हैं। जैसा कि आपने मनोज जी स्वयं कहा कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, मिडिल क्लास की स्थितियां बहुत संतोषजनक नहीं है, वो अपने संघर्षों में डूबा हुआ है। और ये जो जाहिर है कि जो टॉप जो एलीट है, जो टॉप जो इसका फ़ायदा लेने वाले जो लोग हैं, धनी लोग हैं, वो अधिक से अधिक अपने खजानों को भर रहे हैं। और जो बांग्लादेश नेपाल में जो दिखा कि जो सत्ताधीशों के और बड़े नेताओं के, अधिकारियों के, जो उद्योगपतियों के जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से विलासितापूर्ण जीवन बिताते हैं, और वहीं जो आम जन है, जो जेन जी है, जो अपनी बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा है, जो उससे भी जो लोअर मिडिल क्लास है, वो तो अपने आजीविका के संकट से जूझ रहा है। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं, ये पूरे विश्व के लिए, मैं कहूँगा, आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से कहूँगा कि सभी के लिए एक अलार्म होना चाहिए। फ्रांस में जो आज दिख रहा है, फ्रांस में जो आर्थिक नीतियाँ हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स को मैक्रोन की सरकार ने जिस तरीके से इम्पोज करने की कोशिश की, अनेक तरीके के जो व्यापारिक हितों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जो रिफॉर्म्स वगैरह वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो ग्लोबलाइजेशन के वायदे किए गए थे, उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, और उसका जो डिसकंटेंट है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मैं यहाँ पर एक चर्चा अवश्य करना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप यदि दो बार वो चुनाव जीत करके आए हैं, डिस्पाइट फेसिंग जो ऑल केसेस और अन्य तरीके की जो समस्याएं वो फेस करते रहे हैं, लेकिन उनकी जो इस तरीके की बातें अमेरिका की जनता के सामने उन्होंने कही कि जो पेरिफेरी पे लोग हैं, मैं उनकी बात करूंगा, मैं ऐसे लोगों की बात करूंगा जो अपनी जॉब्स को जो है लॉस कर चुके हैं, फॉरगॉटन अमेरिकन्स की वो बात करते हैं। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लोगों के लिए भी एक बड़ी अपील का कारण बने, और इसका परिणाम ये हुआ कि वो 2 बार चुनाव जीत करके आए। तो ऐसे जो डिसकंटेंटेड लोग हैं, जो ग्लोबलाइजेशन का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है, उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है, या नहीं तो ये बड़े ही संकट का कारण बनेगा, बड़ा संकट का कारण बनेगा। बहुत सारी तस्वीरें लगातार देखी भी जा रही हैं। चक्रवर्ती जी, मैं यही सवाल आपसे कहूंगा, क्योंकि हंगर इंडेक्स है, उसमें आज भी तमाम देश कहां पर ये देखा जा रहा है, आम आदमी की जो परेशानी है वो ख़त्म नहीं हो रही है, गरीबी अमीरी का अनुपात बढ़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। उसका असर आप अमेरिका में भी देख सकते हैं, ब्रिटेन में भी देख सकते हैं, लंदन में भी देख सकते हैं, भारत में भी देख सकते हैं, पाकिस्तान में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रोटी और आटे के लिए जद्दोजहद होती है, परेशानी होती है। आप इजराइल में देखिए, लोग भूखे मर रहे हैं, तमाम सारी परेशानियां बनी हुई हैं। सरकारें अपनी भ्रष्टाचार से आज तक, मुझे लगता है कि जब से ये पृथ्वी बनी है, राजा महाराजाओं के काल से लेकर आज तक की सरकारों में भ्रष्टाचार लगातार देखने में आया। भ्रष्टाचार न कभी खत्म हुआ है, न कभी हो सकता है, ये कटु सत्य है। अब ऐसी स्थिति में लोक लुभावन और फ्रीबीज की योजनाएं चल रही हैं। आप करोड़ों की संख्या में लोगों को फ्रीबीज की योजनाएं दे रहे हैं। सरकारें कर्ज तले दबी हुई हैं, लाखों करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। ऐसे में आप जब योजनाएं बंद करेंगे तो तस्वीर ऐसी दिखाई देगी जो आज दिखाई देगी। कल तक मुझे फ्री मिल रहा था, आपने बंद कर दिया, मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। तो ये जो चिंता है, ये जो परिस्थितियां हैं, ये आगे आने वाले समय में क्या रूप देंगी? देखिए, सब चीज का मूल कारण आर्थिक है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं जी। भाई, जो एक जनरेशन है, अब आप देखिए नेपाल में 50% of the population is below the age of 30. तो ये they are looking for jobs, employment and a better life. जी। पर वो उन्हें मिल नहीं रहा है, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। नेपाल रेमिटेंस के जोर पे जीता है। 25-30% नेपाल का जीडीपी रेमिटेंस से आ रहा है। तो ये है नेपाल का आर्थिक। और
वो फिर देख रहे हैं, जो रह जाते हैं बाहर नहीं जा पाते हैं, और जो बेकार हैं वो देख रहे हैं कि जो नेता हैं वो क्या लैविश लाइफस्टाइल जी कर रहे हैं, उनके लड़के बड़े बड़े गाड़ियां, और एक और चीज है इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपना वेल्थ वो सोशल मीडिया में कर रहे हैं, तो वो भी देखा जा रहा है। मतलब वो तो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, देखिए मेरा इतना बड़ा गाड़ी है, मैंने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मैं ऐश कर रहा हूं। तो नेचुरली वो भड़क रहे हैं लोग, जो डिप्राइव्ड लोग हैं। तो मुझे लगता है जो इनइक्वालिटी जो ग्रो कर रही है, ये दैट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये सबसे इसके जड़ पे है बेसिकली, और उसको हमें टैकल करना है। या तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, और एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ेगा जब इकोनॉमी बढ़ेगी। इसीलिए इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं वो बड़े मजबूत होने चाहिए और विजनरी होने चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो इनइक्वालिटी है, इसको कम करना पड़ेगा हमको फ्यूचर में। अगर हमको इस तरह के जो अपहीवल्स हम देख रहे हैं, इसको हमें अवॉइड करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ऑफ वेल्थ। और थोड़े जो वेलफेयर मेजर्स हैं सब सरकारें करती हैं, को थोड़ा बहुत इंडिया में भी बहुत वेलफेयर मेजर्स हैं, वो भी जरूरी है कि जब तक मैं अपने पैर पे, गरीब आदमी जो है जिसको खाना नहीं मिल रहा है, उसको अगर खाना मिल जाए तो वो रास्ते पे आके फिर हल्ला नहीं करेगा। ये सब बुनियादी बातें हैं। और एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं चक्रवर्ती जी कि भारत के आसपास पाकिस्तान की स्थिति आप देखिए, आर्थिक तौर पर बहुत खराब है। बांग्लादेश भी बहुत मजबूत नहीं है, हाल में उसकी जीडीपी बेहतर हुई थी, लेकिन अब वहाँ की परिस्थितियों को आप समझ रहे हैं। नेपाल की स्थितियां हैं। तो ये भारत के आसपास जितने भी जो देश हैं, इनकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। तो क्या ये भारत के लिए एक चुनौती है, या इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हमारे इर्द गिर्द मतलब इंस्टेबिलिटी हो, वायलेंस हो, तो वो किसी देश के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो भारत के लिए भी नहीं अच्छा है, क्योंकि इसका इफेक्ट ट्रेड पे पड़ता है, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप पे पड़ता है। बांग्लादेश के साथ तो हमने देख लिया है ना, ट्रेड नीचे आ गया है, आज लोगों का आना जाना बंद हो रहा है, ट्रेन बंद हो गया है, बस बंद हो गए हैं, क्योंकि जो जिन्होंने सत्ता पे वहां कब्जा किया है वो एंटी इंडियन है बेसिकली, वो जो जमात इस्लामी है, इस तरह के लोग हैं। और वैसे कुछ लोग जो जमाती नहीं भी हैं वो इंडिया को ब्लेम करते हैं कि आपने हसीना को क्यों सपोर्ट किया। ये सब चीजें वहां चल रही हैं। पर फॉर्चुनेटली नेपाल में इस तरह की बात नहीं है, उसमें इंडिया का नाम नहीं आ रहा है। वो उन्होंने अपना जो अंदरूनी चक्कर है वही, उसी में वो जूझ रहे हैं। और बाहर का अगर कोई शक्ति है जो इसमें मदद कर रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा कौन है, उसके लिए जांच करनी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे चक्रवर्ती साहब का, जो विस्तार से हमारे साथ चर्चा में बने हुए थे। संजीव जी, जिसका जिक्र चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि हमको देखना पड़ेगा, अब यहाँ पर जब किसी भी देश में ऐसी स्थिति होती है तो डीप स्टेट निकल कर आ जाता है, डीप स्टेट की बात निकल कर आ जाती है। चूँकि हसीना तो खुद गवाह थी इसकी, तो शेख हसीना ने कहा कि साहब कुछ गोरे मेरे पास आए थे, उन्होंने सेंट मार्टिन का जिक्र किया, मैंने मना कर दिया, तो मेरे स्टेट में ऐसी स्थिति हो गई। नेपाल में भी जो स्थिति बनी हुई है, अब नेपाल की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज भी ये पचता नहीं है। वहां पर क्या हुआ कि आप चाइना का टिकटॉक चलने दे रहे हैं, आप चाइना के टिकटॉक को बैन नहीं करते हैं, और दूसरे जो 26 प्लेटफॉर्म हैं उनको आप बैन कर देते हैं और कहते हैं कि पंजीकरण बहुत ज़रूरी है। अब सोशल मीडिया तो आजकल किसी ड्रग्स की तरह हो गया ना, अगर एक पिता किसी बच्चे से जबरन फ़ोन छीन लेता है तो बेटा अपने पिता को मार देता है, हत्या कर देता है, ये तक की भी खबरें हमने सुनी हैं। तो यहाँ पर जो ये परिस्थितियाँ हैं,
ये परिस्थितियां बहुत सहज नहीं लगती। मुझे लगता है कि बहुत समय लगेगा चीज़ों को, परिस्थितियों को देखने में, लेकिन मुझे बहुत सहज नहीं लग रही कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे या इस तरह के मुद्दे पर ये स्थिति हो जाए। भारत के लिए चिंता की स्थिति इसलिए है क्योंकि रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल की एक बड़ी आबादी भारत में है और अगर वहां स्थिरता होगी तो और बड़ी आबादी और युवा यहां पर आएंगे। एक भारत में एक अजीब सी स्थिति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनोज जी, चाइना की यात्रा से आने के बाद तुरंत ही आप इस तरीके का एक ब्लैंकेट बैन इम्पोज कर देते हैं, सोशल मीडिया को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, लेकिन आप टिकटॉक को चलने देते हैं। और चाइना के अंदर तो आप जानते हैं कि आप सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते, यदि आपने लिख दिया तो सीधा जेल में जाएंगे। बिल्कुल। उसी तरीके से कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं कि अगर वहाँ पर, तो अगर आप नॉर्थ कोरिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर यदि कुछ लिख दिया तो आपकी जान भी जा सकती है। तो ये जो अथॉरिटेरियन जो टेंडेंसीज हैं वो ऐसा लगता है कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और केपी शर्मा ओली जो कि अपने चाइना के प्रति झुकाव के लिए, लगाव के लिए वो पहले भी जाने जाते रहे, पहले भी कई बार उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया था। और वर्तमान समय में जिस तरीके से उन्होंने चाइना जैसे ही रास्ते पर चलते हुए पूरी तरीके से जो वेस्टर्न सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके ऊपर एक बैन लगा दिया, तो इससे उनके अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं उसका संज्ञान हमें लेना चाहिए। और उसका जो परिणाम हुआ है, उसके जो से कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं कि उनको सत्ता गंवानी पड़ी है, क्योंकि नेपाल की जो जनता है वो इस तरीके की जो तानाशाही पूर्ण जो प्रवृत्ति है उसको स्वीकार नहीं करेगी। ये बात उन्होंने मैसेज दे दिया है। और ये अगर चाइना का डीप स्टेट वहाँ पर इन्वॉल्व है तो जाहिर है कि वो डीप स्टेट के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि नेपाल की जनता इस तरीके की तानाशाही पूर्ण प्रवृत्तियाँ जो चाइना में प्रैक्टिस की जाती हैं वो नेपाल में प्रैक्टिस नहीं की जा सकती हैं। ये वहाँ के जेनजी ने और वहाँ के नेपाल के आम जनों ने अपने इस प्रदर्शन के माध्यम से ये व्यक्त कर दिया है। ये अवश्य है कि इसमें व्यापक हिंसा हुई है और इस हिंसा के लिए भी मैं कहूँगा मनोज जी कि आपने देखा होगा कि जो आपके दर्शक सभी जानते हैं कि श्रीलंका में भी ये जो हालात पैदा हुए थे जिसमें कि वहाँ के लोग प्रेसिडेंशियल हाउस को उन्होंने कब्जे में ले लिया था, लेकिन श्रीलंका की जो तत्कालीन जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने एक बहुत संयम बरता था और कुछ इस तरीके की फायरिंग इत्यादि नहीं की थी कि जिसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाएं। लेकिन नेपाल में जिस तरीके से वहाँ की पुलिस फोर्सेस ने इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया वो भी एक ब्लंडर है, जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी उसने पहले सोशल मीडिया को बैन करने का जो निर्णय था वो एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर था। उसके बाद जो ये लोग सड़कों पे आए उनके ऊपर जो बल प्रयोग करने का जो ब्लंडर है वो दूसरा बड़ा ब्लंडर किया उन्होंने, और उसकी वजह से लोगों के अंदर का जो गुस्सा है वो और अधिक भड़क गया। और अभी आप देखिए तो स्थिति वहाँ पर कितनी ज़्यादा अस्थिर है और लोगों ने जो रिएक्शन लिए हैं, जाहिर है कि ये जो सारी बातें हैं शांतिपूर्ण तरीके से होती हैं, आंदोलन शांतिपूर्ण भी होते हैं, जैसा कि हमारे एक प्रीवियस स्पीकर ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आप आंदोलन को क्रश करने की कोशिश करेंगे, लोगों के मुंह पर पट्टियां डालने का और उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताले जड़ने की कोशिश करेंगे तो वो लोग स्वीकार नहीं करने जा रहे। बड़े संघर्ष के बाद वहाँ पर 2008 से लोकतंत्र आया था, लेकिन मैं फिर से इस बात को कहूँगा कि लोकतंत्र की जिम्मेदारी लिए हुए जो वहाँ के नेता हैं ये उनकी सबसे बड़ी विफलता है। और ये जो लोकतंत्र का भविष्य अगर बेहतर बनाना है तो ये उन्हीं की जिनके ऊपर अभी भी ये जिम्मेदारी है, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले जो दल हों, उनकी जिम्मेदारी है कि उसको संभालें। नहीं तो आप देखिए तो नेपाल में राजतंत्र की मांग भी करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं और उसके आंदोलन भी वहाँ पे पहले ही से चल रहे हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो आंतरिक इस तरीके की मोनार्की को स्थापित करने वाले जो तत्व हैं और अभी प्रभावी हो सकते हैं और वहाँ पर स्थितियाँ और बिगड़ सकती हैं। और जहाँ तक आपने डीप स्टेट की बात कही तो चाइना का इसमें मेरे असेसमेंट के मुताबिक एक एंगेजमेंट जो दिखाई देता है। और डीप स्टेट के बारे में हम जब सभी जानते हैं मनोज जी कि ये जो डार्क हिडन फोर्सेस जो होती हैं ये जहाँ कहीं भी इन्हें मौका मिलता है ये उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। और ऐसे में जो चाहे वो अमेरिका का डीप स्टेट हो या विश्व में समुदाय का अन्य जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हो, सभी उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से नेपाल के जो शासक हैं, जो उनकी अंतरिम सरकार जो बनने जा रही है, जो भी वहाँ पे अरेंजमेंट हो, उनको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो पूरी सिचुएशन है उसको बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से संभालें। ये जो बल प्रयोग इत्यादि कर रहे हैं इसको न करें, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। दवाड़ी साहब मेरे साथ मौजूद है। दवाड़ी साहब, जैसा कि खुद संजीव जी कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से
राजशाही खत्म हुई, लोकतंत्र आया और अब फिर से कुछ कई ऐसे दल हैं, कई ऐसे समुदाय हैं जो राजशाही की दोबारा से स्थापना की बात कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में, इस आंदोलन के बाद आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि नेपाल की परिस्थितियां सुधर पाएंगी? नेपाल के राजनीतिक दल, नेपाल के राजनेता नेपाल के लोगों की भावनाओं को समझेंगे और कम से कम भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को नहीं करेंगे? तमाम ऐसे दूसरे देश जिनके अपने अलग मकसद है उनके हाथों में नहीं खोलेंगे और जो नेपाल के हित में है, जो नेपाल के युवाओं के हित में, नेपाल की जनता के हित में, वैसी ही सरकार चलाएंगे? क्योंकि अगर नहीं हुई तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हालत हो सकता है। 100% sir. If the present the condition, if the situation will not go on the right track, then the things happened what you said like this, what you said, same thing will be happened. Our Sanjeev sir clearly said about the Nepal, and then the Nepalese, the trend of politics, it is almost same or almost equal as Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, India, like this. But sir, one important point here is this situation has come just because of the use of maximum force by the security forces. No plan, no anything. Yes, we have some dissatisfaction with the government. All the level of people from Nepal are dissatisfied with the present government, the ex-government. Yes, there was a dissatisfaction there, but the situation came just because of the 19 students were just saying dead on the ground, will have a problem on the ground, and then use of maximum force by the security forces only lure the situation like this. So, if the present the stakeholders, Nepali Sena and the other people, Genji group, will not handle the country the way they have to handle it, then the worst situation will come. What you said, it is 100% exactly correct, sir. जी संजीव जी, आप सहमत हैं जिस बात का जिक्र दवाड़ी साहब कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल बहुत ही इंसाइटफुली इस बात को कहा है और वो ग्राउंड जीरो पे हैं वो, और वहाँ से वो बात कर रहे हैं, उसका बहुत ही वो बड़ी गहराई के साथ उन्होंने बातें रखी हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि यदि नेपाल की जो सरकार है, आने वाली जो सरकार है, जो भी वहाँ पे शासन का जो अरेंजमेंट वहाँ पर पैदा होगा, उसको स्थितियों को विवेकपूर्ण तरीके से, संयम के साथ, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से संभालना होगा। और सबसे बड़ा जो कार्य है वो ये कि ये जो जंजी है, ये जो वहाँ के लोग हैं जो कि अनेक समस्याओं को फेस कर रहे हैं, उनके साथ एक संवाद स्थापित करना होगा और उस संवाद के आधार पर जो अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं, जो एक्शंस हैं वो लेने होंगे। भ्रष्टाचार के इशू के ऊपर एक्शंस लेने होंगे, कड़ी कार्रवाई करनी होगी और साथ ही साथ जो गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं, बेरोजगारी का जो संकट है, मुद्रास्फीति का जो संकट है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो के विषय हैं, सभी को उनको डिमॉन्स्ट्रेबल एक्शन लेकर के उसको एड्रेस करना होगा, तब जा कर के वहाँ पर लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मनोज जी बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि यदि नेपाल के शासकों ने स्थितियों को नहीं संभाला तो फिर वहाँ के जो हालात हैं वो और अधिक बद से बदतर हो सकते हैं। जैसा कि हमारे सम्मानित स्पीकर ने कहा भी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और वो स्थितियाँ बांग्लादेश में जो आप देख रहे हैं, म्यांमार में जो देख रहे हैं, उसी तरह की स्थितियों में नेपाल भी जा सकता है। इतना कहने के बाद मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, नेपाल के साथ जो भारत का जो रिश्ता है वो एक राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक ही नहीं, सामरिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। ऐसे राष्ट्र में अगर कोई अस्थिरता फैलेगी तो भारत के लोगों को भी दुख होगा। और भारत की सरकार, मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है, विश्वास है कि इस पूरी स्थितियों पर जो पैनी नज़र ही नहीं रखे हुए है, बल्कि यदि कोई आवश्यकता पड़ती है तो जिस तरीके से हमने श्रीलंका की बढ़ चढ़ करके मदद की थी वहाँ की स्थितियों को संभालने में, वैसी सपोर्ट भारत उन्हें प्रोवाइड कराएगा। और ये वहाँ की सरकार को भारत से इसके लिए रिक्वेस्ट करना होगा। जाहिर है कि नेपाल का ये आंतरिक मामला है और हम नॉन इंटरफेरेंस की हमारी जो पॉलिसी है, लेकिन हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसके तहत नेपाल को हम पूरी मदद देंगे। नेपाल इस बात को लेकर के आश्वस्त रहे। और बिल्कुल जिस रिश्ते का जिक्र आपने किया, स्वाभाविक तौर पर भारत उसके लिए हमेशा तैयार भी है
क्योंकि चाहे वो सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो और रोटी बेटी का रिश्ता हो। लेकिन दवाड़ी साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर जो लोगों के गुस्से का शिकार है वो करीब करीब हर राजनीतिक दल के बड़े चेहरे, पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे वो देवा हो, दहल हो या फिर ओली हो, सबने चख लिया है। अब वो नए नेतृत्व के तौर पर क्या नई पार्टी निकल कर आएगी, नए लीडर निकल कर आएंगे, क्योंकि यहां तो पुराने सारे के सारे गुस्से का शिकार हो गए? Sir, thank you very much for this very interesting questions. If you scan the present situations here in Nepal, it is very difficult to recap the situation by these groups. You know, the Nepali Congress, the Maoist, and the Nepal Communist Party, MLA, and the old parties, even the new party, these RPPs, these RSP, the Rashtriya Swatantra Party. The people do not have any trust with these old political parties, because they have not done anything for the country. They have done their for own benefit and the own profit. You know, sir, one important thing in this case, slightly I want to go to the relation between India and Nepal. You know, the relation between India and Nepal is very, 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 very deep, and it depends on their own, our mutual trust, interest, and our intention, and our culture, and our ritual values, and our history. You know, sir. So, if you talk something about Nepal, I humble request to the Indian people that we are not, Nepalese people are not like Bangladeshi people, Pakistani people, Sri Lankan people, and then other people of South Africa, because we never ever ruled by anybody. So we don't have a nature to sustain by those who wants to rule us. But we have a very soft heart. We are a very good soft heart, and then we have a very trust with the people, especially with the India, because we have a roti-beti relation. Not only the roti-beti relation, all types of our religious relations also, we have a very close bond. So I just humbly request through this channel that Indian people should learn something about Nepal. Don't put into the basket of other countries of the South Asia. नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है दवाड़ी साहब। भारत कभी नेपाल को दूसरे इन तमाम देशों का जिक्र जो आपने किया उनके साथ कभी नहीं रखता, क्योंकि भारत के संबंध नेपाल के साथ क्या है, संजीव श्रीवास्तव साहब ने उसका जिक्र किया, और भारत के साथ नेपाल की सीमाएं लगी हैं, और वो सीमाएं बहुत खुली तौर पर हैं। मतलब आप दिल्ली से, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली से, कई सारी बसें भी नेपाल जाती हैं, भले ही उसमें 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, लेकिन लोग बसों से नेपाल जाते हैं, बसों से दिल्ली आते हैं, तमाम दूसरे राज्यों में जाते हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्य हो। बेंगलोर तक में आपको नेपाल के लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे कहा जाता है कि चैन की नींद अगर सो सकते हैं तो नेपाल के लोगों के कारण हमारे देश में तमाम ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां जहां पर नेपाल के लोग काम कर रहे हैं, कई सरकार के ऐसे ऑफिसेज हैं जहां पर नेपाल के लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो रोटी बेटी का रिश्ता है, नेपाल और भारत का रिश्ता है, वो पहले भी था, है और भविष्य में भी रहेगा। और सरकार ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं, और सरकार भी चाहती है कि नेपाल में जल्द से जल्द शांति बहाल हो, और लोकतंत्र की स्थापना के लिए नई सरकार के लिए जो भी संभव होगा वहां की नेपाल का प्रशासन, सेना करेगी। भारत की सेना कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी रहेगी, बस इसलिए कि देवड़ा साहब ऐसे ही मुस्कुराते रहें और नेपाल ऐसे ही मुस्कुराता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे दवाड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, लेकिन इन सब के बीच जो महाराष्ट्र की तमाम सारी परिस्थितियां हैं, ब्रेक के बाद वो आपको बताएंगे, और आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र क्या कहता है।